दे वांट मी टू डाई फॉर द यूनिट। वेट कर रहे थे वो, कब मरने वाला है, अब मरने वाला है। डॉक्टर ने कहा कि 2-3 दिन का मेहमान है, दे वर वेटिंग। मुझे पता है मेरे सामने 4 टेररिस्ट हैं, एक AK-47 जब चलती है तो कितनी गोलियां उसमें से निकलती हैं मुझे पता है, और टारगेट मैं हूँ, मेरे पास चांस ही नहीं है किसी चीज़ को। ये मेरी सिचुएशन थी, 4 और गोलियां मुझे लगी, मुझे पता था कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। मैं जब दरवाजे तक पहुंचा हूँ तब तक तो मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि मेरे चेस्ट के आर पार गोली जा चुकी है। मार्कोस को ग्लोरी मिली ही नहीं 26 ग्लोरी NSG को, क्योंकि मार्कोस का कोई बंदा शहीद हुआ ही नहीं। शहीद होता तो ग्लोरी मिलती है। किसी भी यूनिट को देखोगे आप तो उनके लिए डेड बॉडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ लिविंग सोल्जर। हमेशा टॉन्ट मारे जाते थे, बहरा, लंगड़ा, बहुत सारी चीज़ें कही जाती थी, क्योंकि मैं चल नहीं पाता था कई सालों तक ठीक से। हमेशा हाथ ऐसे लटका रहता था, इस हाथ में कुछ बचा ही नहीं था, 4 रिब्स टूटे थे। कि मैं फर्स्ट गोताखोर हूँ इस देश का जिसने द्वारिका को खोज कर निकाला था। अरे मैं उधर था 1 महीने, और द्वारिका जो समुद्र में डूबी हुई है, मैंने उस पर 1 महीने तक काम किया था। और मार्कोस का पास आउट बड़ा स्पेशल था, लेकिन मार्कोस में क्या होता है, आपको अपना अंगूठा काट कर शपथ लेनी होती है। अंगूठा काट कर? अंगूठा काट कर औंठ लेते हो तो आपको खून बहाना पड़ता है खुद का, तभी आप दुश्मन का खून बहा पाओ। On 26/11, the darkest night of modern Indian history, he single-handedly bravely fought the terrorists at the Taj Hotel. He was declared almost dead, but he survived not 1 but 4 bullets. And today, his life is an example of courage and bravery for every Indian. Let's hear directly from him what happened in the middle of all the chaos at the Taj on the night of 26/11 and how his life changed after the attack. आपने अपनी स्टोरी शेयर की है अपने बुक में, अपने मेमोआर में, which is 26/11 Braveheart, and जो भी कुछ हुआ on that dark night of Indian history. तो एक लाइन से शुरू करना चाहूँगी। आपने लिखा, these are your words, you wrote, I was also one of the targets of my own grenade. This was a risk, but it had to be taken. I was prepared to die, but only after killing the terrorists. I started the countdown. तो सर, जब ये सिचुएशन हो रही थी, you were against 2 armed terrorists all alone. तो क्या चल रहा था आपके माइंड में? Was it surrender? Was it fear? What was going on? एक्चुअली चारों टेररिस्ट उसी रूम में थे उस समय पर। अच्छा, 4 थे? चारों उसी रूम के अंदर थे। अच्छा। और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही था कि इनको कैसे मारा जाए। अगर उसमें मेरी जान जाती है या मैं देश के लिए शहीद हो जाता हूँ, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इस देश के काम आया, मैं अपनी मातृभूमि के लिए काम आया। दूसरा थॉट था ही नहीं कुछ भी। सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं चल रहा था, जैसे जैसे सिचुएशन मुझे आगे लेके जा रही थी मैं उसी तरह से चल रहा था। मुझे लगा कि उनको मैं फायरिंग से मार ही नहीं सकता। अच्छा। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि अब स्वयं को भी इसमें झोंकना होगा। पहले था कि आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो तो आप ज़्यादा देर तक इंगेज कर सकते हो। अब आपको ये लग रहा है कि अब ज़्यादा देर तक इंगेज आप नहीं कर सकते हो, और ऐसे सिचुएशन में आपको सिर्फ एक ही निर्णय लेना होता है, वो है कि आपको डेथ से ऊपर देश को रखना होता है, खुद से पहले देश को रखना होता है। सो मुझे लगा कि ये निर्णय सही है, तो मैंने उस निर्णय को लिया और मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, पिन निकाला और मैंने फेंक दिया उनके ऊपर। ग्रेनेड बिल्कुल सही जगह पर जाके लॉब हुआ। अच्छा। काउंटडाउन ये था कि 10 काउंटिंग के साथ में वो ग्रेनेड फटना था। अच्छा। वो ग्रेनेड फेल हो गया। ओह, ओके। अगर वो ग्रेनेड नहीं फटता तो NSG की कभी जरूरत ही नहीं होती ताज को, क्योंकि चारों टेररिस्ट उस रूम में थे। यस। हाँ, ये बात अलग थी कि आज मेरे चित्र के ऊपर हार चढ़े होते, मैं जिंदा नहीं बच पाता। पर देश के लिए
आतंकवादी मारना ज़रूरी है, अगर उसमें कोई सैनिक शहीद भी हो रहा है तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। ये देश के लिए मेरे प्राण और मेरी जवानी अगर देश के काम आ रही है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज भी उसी स्थिति में मैं काम करता हूँ और आज भी मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, और मैं कहता हूँ जवानी जब तक है सांस तब तक हम देश के लिए काम करते रहेंगे। How lovely, sir. But जैसे आपने बोला that आपने देश को अपनी लाइफ के आगे रखा and it was a question of life and death. तो ये जो soldier instinct होता है या killer instinct, ये कैसे, because for me as a civilian it's very hard to understand कि ये इतनी intense situation में ये कैसे जागरूक होता है एक सैनिक में। एक तो कुछ ये बचपन से होता है, अच्छा, कुछ के इस चीज़ को डेवलप किया जाता है। डेवलप आपको ट्रेनिंग करती है, कुछ आपका ब्लड डिपेंड करता है कि आप किस परिवार से बिलोंग करते हो, आप किस गांव से बिलोंग करते हो, आपकी मिट्टी कैसी है, अच्छा, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। अच्छा, अगर मेरी जगह शायद कोई और होता तो शायद मैं कहूँगा कि उस लेवल पर नहीं कर पाता, करता, लेकिन उस लेवल की बात नहीं है, क्योंकि मेरी मिट्टी जो है, जिस मिट्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, उस गांव से 39 मार्टर्स मेरे गांव से हैं। 39 मार्टर्स मेरे गांव से, फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेके और अब तक 39। आपके गांव का नाम? मेरे गांव का नाम भटौना है। अच्छा, मेरे गांव ने एक प्रधानमंत्री इस देश को दिया है जो भारत रत्न चौधरी चरण सिंह है। तो मेरे गांव की मिट्टी ने इस देश को हमेशा कुछ न कुछ दिया है। तो मेरे लिए देश प्रथम है, फिर मेरे खून के अंदर देश प्रथम है। मेरा बड्डी था, वो चला गया बाहर मुझे छोड़कर, तो वो उसकी सोच थी। अगर वो हम दो होते तो शायद उस सिचुएशन को और अच्छी तरह से टैकल कर सकते थे। तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि आप उस समय पर कैसा निर्णय ले रहे हो। तो इसमें आपकी ट्रेनिंग भी हेल्प करती है, और इसमें आपका जो ब्लड है वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर वो फाइटिंग स्किल है या नहीं है, आपका ब्लड बॉयल करता है कि नहीं करता है। अच्छा, आपके अंदर एग्रेशन उस लेवल का है या नहीं है, या आप डिप्लोमेटिक हो या पॉलिटिकल हो, किस तरह की आपके अंदर डेवलपमेंट हुआ है, बचपन से लेकर आप कैसे ब्रॉन एंड बॉटअप हुए हो, वो सारी चीजें उस जगह पर जाकर दिखती हैं। नहीं तो नहीं दिखेगा कुछ भी। बहुत लोग हैं अलग अलग रिएक्ट करते हैं, मैं नहीं रिएक्ट करता उस तरह से, मेरा रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैं पहले सिचुएशन को समझता हूँ, फिर मैं अपना एक्शन लेता हूँ, लेकिन एक्शन जरूर लेता हूँ। लगता है मुझे कि मैं अच्छा कर पाऊंगा, एक अच्छा कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे पूरा का पूरा टिका मैं उस जगह पर, और मैंने बेहतर किया, और आज तक मैं उस लेवल पर ही हूँ कि हमेशा देश को देने की बात करता हूँ, देश को दे ही रहा हूँ तब से। सर जैसे आपने बोला, मुझे ऐसे लगा कि हाँ, मतलब बचपन से वो इंस्टिंक्ट होना चाहिए, जैसे लाइक अ क्षत्रिय माइंडसेट ऑलमोस्ट। तो क्या आप हमेशा से सिंस चाइल्डहुड सोल्जर बनना चाहते थे? एग्जैक्टली मेरे गांव में एवरेज हर घर से फौजी है। अच्छा, मेरे बड़े भाई जाट रेजिमेंट में थे, मेरे ताऊ के लड़के बीएसएफ में थे, अच्छा, और दूसरे ताऊ के लड़के आर्मर्ड में थे। तो और पड़ोस में तो बहुत सारे थे, तो उनको ही देख देख कर मैं बड़ा हुआ। जो कैमोफ्लेज ड्रेस है उसको ही मैं देख कर बड़ा हुआ। तो जब आप ये सब चीज देखते हो, फाइटर्स आसपास में देखते हो, उनके फोटोज देखते हो, उनको फॉलो करते हो, उनके फुट स्टेप पे चलने का जब आप प्रयास करते हो, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो चीज जनरेट होना शुरू हो जाती है। इतनी आसानी से कहूँ कि नहीं आता है, वो जनरेशंस टू जनरेशंस लगी है हमें यहाँ तक पहुँचने में। हमारे एक राजा नाहर सिंह थे जो 1857 की लड़ाई में शहीद हुए, हमारी ही डायनेस्टी के हैं। अच्छा, जो बल्लभगढ़ के राजा थे, राजा नाहर सिंह, मैं उसी डायनेस्टी से बिलोंग करता हूँ। तो ये ब्लड के अंदर ही है हमारे, फाइटिंग और सारी चीजें। सर ऑन द नाइट ऑफ 26/11, क्योंकि हम इतनी डेस्टिनी, फेट, हायर पावर के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली आप छुट्टी पे जा रहे थे, अपने घर वापस जा रहे थे, बट यू फाउंड योर सेल्फ आउटसाइड द ताज in the middle of the night. तो क्या थॉट्स चल रहे थे when you were right outside Taj?
walk us through what actually happened from when you left your unit to when you found yourself facing the 4 terrorists. उसी शाम को मैं रिजर्वेशन करवा के मुंबई से वापस गया था यूनिट में, और रात को मेरी ड्यूटी थी। 2 दिन बाद मुझे छुट्टी जाना था, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैं गुजरात से एक्सरसाइज से वापस आया था। उससे पहले मैं आगरा में था और उससे पहले मैं कश्मीर में था। तो मैं घर गया ही नहीं था काफ़ी लंबे टाइम से। तो छुट्टी जाना था, तो सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लान थी। और जैसा आपने पूछा ना, ताज के बाहर कैसा आपको फील हुआ? हाँ. तो मैं कहूँगा कि मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। अच्छा. ये मैं एक सोल्जर होने के नाते हाँ. मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। मैं उसको पूरा करना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे हाथों आतंकवादी मारे जाएं, मेरे हाथों कुछ ना कुछ ऐसा हो जो देश के काम आए। तो हर सैनिक इसी तरह से सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि 4 दिन बाद छुट्टी जा रहा था, कि कल छुट्टी जा रहा था, कि आज ही छुट्टी जाना था। अगर मुझे आज भी इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जहाँ पर मैं देश के लिए काम कर सकूँ, तो मैं घर को सबसे पहले त्यागूंगा, देश को सबसे पहले अपनाऊंगा। आज भी मेरे अंदर वही जज्बा है देश के लिए। मैं परिवार के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं देश के बारे में सोचूंगा, क्योंकि उससे आपका देश इम्पैक्ट होता है, मेरे से सिर्फ मेरा परिवार इम्पैक्ट होता है। मैं एक अकेला हो सकता हूँ अपने परिवार में, लेकिन मैं इस तरह से कितने लोगों के काम आ सकता हूँ। तो मैंने वही सोचा कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कश्मीर में थे तो बहुत भागे, इधर से उधर पहाड़ियों पर, उधर से उधर, रात को एम्बूस लगा कर बैठते थे। ये कब था? ये उसी साल में मैं कश्मीर में रहा। 2008 में कश्मीर में था। अच्छा। तो बहुत एम्बूस लगाए, बहुत ऑपरेशंस में गए, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली किसी टेररिस्ट को मारने की। तो मैं चाहता था कि मेरी गन से एक ऐसी गोली निकले जो कि टेररिस्ट के आर पार हो, और उसका श्रेय मुझे मिले कि हाँ, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी टेररिस्ट को मारा है। तो मुझे आज बड़ा फ़क्र होता है कि हाँ, मैंने एक टेररिस्ट को मारा। चाइल्डहुड के बारे में मेरे को आपसे बहुत बातें करनी है, एंड स्पेसिफिकली मार्कोस के बारे में, बट थोड़ा आई वांट टू टेक यू बैक टू द नाइट ऑफ 26/11. I want to read another passage from your book, क्योंकि this really stayed with me, and it shocked me, it made me emotional. And आपने लिखा that भगवान जी fix up my appointment. If I'm alive after this, I will do a puja. If I'm not, we'll meet you in person. What happened, sir, with you was a miracle. तो मैं पूछना चाहती हूँ, did you at that point, right before you left, lost consciousness, you prayed. It was a prayer of surrender. So जो भी आपके साथ हुआ है, do you feel there was a higher force protecting you? Might be. मैंने कभी इस तरह से सिचुएशन में किसी को जिंदा नहीं देखा। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि जिसका लंग्स पूरा डैमेज हो गया हो और वो बंदा सरवाइव कर गया हो। जो डॉक्टर थे जिन्होंने मेरा ऑपरेट किया, उन्होंने मुझे बिठाकर मेरे हाथ जोड़कर सामने कहा कि प्रवीण जी, आप मिराकल हैं मेडिकल साइंस के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ऑपरेशन किए हैं आरआर में, कश्मीर, श्रीनगर में। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि लंग्स डैमेज हो और बंदा सरवाइव कर गया। तो यू आर द मिराकल फॉर द मेडिकल साइंस। और जब मैं उस जगह पर था तो मैंने यही सोचा कि अब यहाँ से अब आखिरी है। मुझे पता है मेरे सामने 4 टेररिस्ट हैं, और एक AK-47 जब चलती है तो कितनी गोलियां उसमें से निकलती हैं मुझे पता है। और टारगेट मैं हूँ, ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, मेरे पास चांस ही नहीं है किसी चीज़ को। मैं बता भी नहीं पाऊँगा शायद किसी को कि कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। ये मेरी सिचुएशन थी। जब मैं खड़ा हुआ उस जगह पर, मैंने हिप पे वेपन लेकर मैंने पूरे एरिया को स्वीप किया, और मैं दरवाजे की तरफ मुड़ रहा हूँ। 4 और गोलियाँ मुझे लगी। मुझे पता था कि मैं सरवाइव नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने पहले अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप दिया। मैं अपना कर्म करूँगा,
बट मुझे लगता है कि मैं श्योर हूँ, मैं 100 नहीं 200% श्योर हूँ कि दुनिया की कोई ताकत मुझे बचा ही नहीं सकती उस जगह से। ये मुझे पता था। मैं जब दरवाजे तक पहुंचा हूँ तब तक तो मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि मेरे चेस्ट के आर पार गोली जा चुकी है, पूरा सांस ही नहीं आया मेरे। उसके बाद तो मैं गिर रहा हूँ एलवे में, मुझे पता है मैं कैसे गिर रहा हूँ। सब कुछ खत्म था, हाथ काम करना बंद कर चुके थे। लॉबी से जब नीचे लेकर आए तो कैमरे की जो फ्लैश लाइट मेरी आंखों पे पड़ी, मैंने आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन खोल नहीं पाया। हाथ में मेरे वेपन था उस समय पर, तो मैंने सोचा हाथ में वेपन है, हाथ उठाता हूँ, हाथ गया, उठा ही नहीं पाया। बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बोल नहीं पाया। दर्द इतना ज्यादा था कि क्या ही बताए। अपने आप में ही लड़ाई चल रही थी, क्या हो गया अभी। कुछ देर पहले तक तो कुछ और था, अब क्या हो गया। एम्बुलेंस में डाला है और जो मेरे एक साथी थे तो उन्होंने कहा कि तेवतिया ब्रीथ, डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ। सांस ले रहा हूँ, कंफर्टेबल नहीं हूँ, ले रहा हूँ, वापस नहीं आ रही है सांस, ले रहा हूँ, वापस नहीं आ रही है। तब तक कितना कॉन्शियस में हूँ मुझे नहीं पता। हाँ, मैं बार बार मुझे साउंड उसका आ रहा है, डीप ब्रीथ लो, डीप ब्रीथ लो, डीप ब्रीथ लो। जब अश्विनी हॉस्पिटल में जब पहुंचे हैं तो उतारा है, फिर डिस्पेंसरी में मुझे लेकर गए हैं। फील कर रहा हूँ मैं हर चीज को, हर चीज फील हो रही है। हाँ, कुछ हो रहा है, कहाँ है फील हो रहा है। उसके बाद से जो मेडिकल असिस्टेंट थे वो बार बार चिल्ला रहे हैं कि नाम क्या है, नाम क्या है। दे वांट टू नो कि कॉन्शियस में है, क्या है, कैसे है। हाँ, तो मैंने अपना नाम बोला, तेवतिया, और फिर मैंने बोला कि मैं मर रहा हूँ, मैं खत्म। तो उन्होंने जब मेरी ड्रेस वगैरह फाड़ी है तब उनको पता चला कि चेस्ट में शॉट है। उससे पहले उनको भी नहीं पता था, उनको पता ही नहीं था। उनको लगा था हेड शॉट है सिर्फ। हाँ। पूरी डिस्पेंसरी में यहाँ से पूरा फाउंटेन चला, तो उससे पहले पूरा ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ। तो जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बाद में मुझे बोला भी कि मुश्किल से अगर 30 सेकंड या 1 मिनट और लेट हो जाते तो तुम्हारी डेथ तो एक्सेस ब्लीडिंग से ही हो जाती। तो माइट भी कुछ रीजंस हो, शायद उस ऊपर वाले ने, द्वारकाधीश ने कुछ सोचा हो कि इसको एक जीवन दान दे दिया जाए, तो शायद उसने जीवन दान दे दिया। लेकिन मैं उसके बाद भी बहुत ज़्यादा, जब मैं यूनिट पहुंचा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी घटित हुई कि मैं छत पे पूरी रात रोता था। मतलब रिकवरी के टाइम में, जब रिकवरी के टाइम में लोगों के रिएक्शंस मैंने देखे, लोगों का बिहेवियर मैंने खुद के लिए बदलता हुआ देखा। सब लोगों ने मुंह फेर लिया मेरी तरफ से, कोई सपोर्ट करना नहीं चाहता किसी तरह। रोज लोग मुझे ताने मार रहे हैं, रोज डिसरेस्पेक्ट। खुद के यूनिट के लोग। पर क्यों? सबका अपना अपना व्यू है। क्या उनको ग्लोरी नहीं मिली एक्चुअली। मार्कोस को ग्लोरी मिली ही नहीं 26/11 में। ग्लोरी एनएसजी को मिली, क्योंकि मार्कोस का कोई बंदा शहीद हुआ ही नहीं। शहीद होता तो ग्लोरी मिलती है। किसी भी यूनिट को देखोगे आप तो उनके लिए डेड बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ लिविंग सोल्जर। हाँ, डेड बॉडी के ऊपर एक कहानी बनाई जा सकती है, डेड बॉडी के ऊपर रीथलेइंग की जा सकती है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जो भी है उसके ऊपर रीथलेइंग कर सकते हैं, लेकिन एक जिंदा जो बचा हुआ बंदा है उसके ऊपर तो कुछ नहीं किया जा सकता ना। दे वांट मी टू डाई फॉर द यूनिट। वेट कर रहे थे वो, कब मरने वाला है, अब मरने वाला है। डॉक्टर ने कहा कि 2-3 दिन का मेहमान है, तो दे वर वेटिंग कि कब मरने वाला है। सबकी ड्रेस तैयार हो चुकी थी, अब मरने वाला है तेवतिया, अब मरने वाला है तेवतिया। लेकिन मैं कहूँ ईश्वर की कृपा थी कि फाइट, आईसीयू में बहुत लंबी फाइट चली मेरी। सर, तो अकेलापन महसूस हुआ उन मोमेंट्स में? उन मोमेंट्स में मेरे भाई मेरे साथ में थे। अच्छा। छुट्टी लेकर आए हुए थे, घर पे थे, तो मेरे पास आ गए थे वो। तो बचपन की कहानियां सुनाते रहते थे मेरा हाथ पकड़ के, मुझे मजबूती देते थे, मुझे बताते थे कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं। कुछ वॉरियर्स की कहानी सुनाते रहते थे, अखबार में कुछ आता था मुझे पढ़ के सुनाते रहते थे। मुझे उन्होंने कभी एक पल छोड़ा ही नहीं अकेला, वो हमेशा मेरे पास ही रहते थे। जब तक मैं
नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट नहीं हुआ तब तक वो मेरे साथ ही रहे। तो मैं कहूँगा कि भाई का रोल बहुत बड़ा था मेरे जीवन में उस समय पर। तो सर आपने द्वारकाधीश की बात की, तो क्या आप कृष्णा भक्त हैं? मैं ऐसे तो नहीं कह सकता हूँ, मैं महादेव को ज़्यादा मानता हूँ। अच्छा, अरे मैं भी। एक्चुअली क्या है, द्वारकाधीश का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं फर्स्ट गोताखोर हूँ इस देश का जिसने द्वारिका को खोज कर निकाला था। अरे और उस मंदिर पर और द्वारका पर जो हाँ कृष्ण जी की द्वारिका थी, जो पुरानी वाली जो डूब गई थी समुद्र में, हाँ मैं उधर था 1 महीने। और द्वारिका जो समुद्र में डूबी हुई है, मैंने उस पर 1 महीने तक काम किया था। अच्छा, तो मुझे लगता है कि द्वारकाधीश ने शायद इसलिए मुझे दूसरी बार जीवन दिया वहाँ पर। ये कब था? ये 2007 में हम लोग द्वारका में। तो ये एक मार्कोस का अंडर वाटर ऑपरेशन था? नहीं, ये आर्कोलॉजिकल सर्वे का था। तो अच्छा। आर्कोलॉजिकल सर्वे के पास में गोताखोर नहीं है, तो उन्होंने फिर नेवी से गोताखोर मांगे थे, तो उस टीम में मैं भी था और वहाँ पर मैंने जाके काम किया। तो फर्स्ट पर्सन था जिसने द्वारिका को देखा, द्वारिका को खोजा और उसके सबूत जो थे वो देश को दिए। अरे वाह, ये कुछ बहुत ही एक्साइटिंग। मुझे पता ही नहीं, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया क्वेश्चन। सो एक्साइटेड सर, दिस इज पॉडकास्ट गोल्ड। मुझे तो जब मैं पहली बार द्वारकाधीश में हम लोग पहुंचे और वहाँ पर हम लोग डाइव करना शुरू किए, तो मैं ही एक कमांडो था पूरी टीम के अंदर। तो जो टीम में जो हमारे सुपरवाइजर थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि तेवतिया बताओ, तुम पहले जाओगे? तो मैंने कहा यस, मैं पहले जाऊंगा। तो कर लोगे? मैंने कहा कर लूँगा। तो जब मैं नीचे गया पानी के अंदर और जब मैंने उस द्वारिका को अपनी आंखों से देखा और इन हाथों से छुआ उन पिलर्स को, उन ब्रिक्स को, तो एक अलग ही वाइब्स है वहाँ। आपको लगा कि एक हायर पावर है, ये हायर पावर्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ नीचे आप नॉर्मल फील नहीं कर सकते वहाँ पर। अच्छा। कुछ ना कुछ है, आपकी अंतरात्मा वहाँ पे कनेक्ट हो पाएगी। ऐसा नहीं है वहाँ पर जो कुछ इस तरह का है, ओनली व्हेन यू कनेक्टेड विद दोज थिंग, तब आपको फील होगा। तो अब जब हम पूरे दिन उन पे लगे रहते थे, काम करते थे, ब्रिक्स पे, पिलर्स, फटे हुए पिलर्स हैं, बड़ी बड़ी ब्रिक्स, उन पे काम करते थे। जब आप कहते काम करते थे, सब अंडर वाटर था सब कुछ। कितने घंटे अंडर वाटर काम करते थे? 3 घंटे हम लोग का शिफ्ट चलता था। अच्छा। फिर ऊपर जाते थे, सेट को चार्ज करते थे, फिर दोबारा जाते थे। तो पूरे दिन चलता रहता था ये, और ये 1 महीने तक हमने वहाँ पर काम किया। पूरे ब्लॉक, बहुत बड़े एरिया में पूरा फैला हुआ है वो। तो मैं कहूँगा कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उस का पार्ट बना, आर्कोलॉजिकल सर्वे की टीम का, और मैं पहला गोताखोर बना जिसने देश को द्वारिका के दर्शन करवाए। मेरे ही जो खींचे हुए फोटोग्राफ्स थे, मेरे द्वारा जो वीडियो बनी थी, वो ही हर जगह पर सर्कुलेट हुई। अरे ये तो बहुत ही एक्साइटिंग आपने एक बात बताई। सर, आपने जैसे बताया कि आपको बहुत अकेलापन महसूस हुआ, पर जैसे ना हम जब सोल्जर को देखते हैं, हम बस फिज़िकल इंजरीज पे फोकस करते हैं, और ऑफ कोर्स आपकी फ़िज़िकल रिकवरी बहुत मुश्किल हुई होगी, बट मतलब जो इमोशनल रिकवरी है, कभी आपको जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ये कभी फील हुआ? वो क्या था? हाउ डिड यू ओवरकम सच सिचुएशंस? उसके बाद मैंने योग शुरू किया। जब मैं यूनिट में आया, फिर मैंने योग शुरू किया अपने आप को रिकवर करने के लिए। अच्छा। रात में कई बार मैं उठ जाता था, एकदम से आँख खुल जाती थी। अभी भी कान में अलग अलग साउंड कभी कभी आते रहते हैं। अभी तक 16 साल के बाद? हाँ, अभी भी आते हैं। इसमें अलग अलग साउंड्स क्रिएट होते हैं। तो वो जो चीज़ है वो कभी जाती नहीं। पेन, चेस्ट में हमेशा पेन रहता है, ये दर्द कभी जाता नहीं। ऐसा नहीं है कि अभी भी सांस ले रहा हूँ तो अभी भी पेन है, लेकिन अच्छा। अब ये मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। मतलब पेन इज लाइक ए प्लेजर फॉर मी। दर्द ही मेरी, मैं कहूँगा कि मुझे उसी में आनंद आता है अभी। अब मैं उसको अपना पार्ट बना चुका हूँ अपने जीवन का। मैं लंग्स को फील कर पाता हूँ। ये छोटा सा पार्ट है, लटका हुआ है, फील होता है फील होता है पूरा।
बहुत सारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए उसके बाद में, इतने सारे हैवी डोज के स्टेरॉइड मेरी बॉडी में ठोके हैं डॉक्टर्स ने मेरी जान बचाने के लिए, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी मैंने देखे हैं अपने अंदर, बहुत कुछ झेला है। तो इससे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो है कि मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से तो आपको बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ती है। फिजिकल तो गए ही गए आप। हाँ। आप डैमेज हो चुके हो, आप डिसेबल हो चुके हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं उससे भी, क्योंकि सांस नहीं आ रहा है या सुनाई नहीं आ रहा है, तो आप जज नहीं कर पाते हो साउंड्स को, किधर से साउंड आ रहा है, कितना साउंड है। पब्लिक के बीच में खड़े होकर मैं मोबाइल यूज़ नहीं कर पाता हूँ ज़्यादा। अच्छा, क्यों? हाँ, नहीं, उसमें अलग अलग साउंड्स आते हैं फिर। ओके। तो मैं पब्लिक के बीच में खड़े होकर मोबाइल यूज़ ही नहीं कर सकता। अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे जजमेंट नहीं आता। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे प्रॉपर जजमेंट नहीं आता कि गाड़ी का जो पीछे वाला हॉर्न है वो किस साइड से आया, लेफ्ट से आया कि राइट से आता, तो वो जजमेंट ही नहीं हो पाता। तो आप जज ही नहीं कर पा रहे हो कुछ चीज़ को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप उनके साथ में सर्वाइव कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ ये तो झेल भी लेगा इंसान, मैन है साइकोलॉजिकल। हाँ, वही। मानसिक रूप से आपको सपोर्ट करने वाले लोग नहीं थे, वो पहले से ही चाहते थे कि आप मर जाओ। तो वो आपको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, करेंगे ही नहीं आपको। तो ये सब चीज़ें मैंने झेली, उन्हीं के बीच में रहा, सारी चीज़ें झेलता रहा सब चीज़ें। मोस्ट डिसरेस्पेक्ट पर्सन मैं वहाँ पर रहा। आप कितने साल थे मार्कोस में 26/11 के बाद? 26/11 के बाद में 2017 में मैं रिटायर हुआ। तो आपने 8 साल क्यों आपने इतना सब जो झेला डिसरिस्पेक्ट, उसके बावजूद व्हाई डिड यू चूज टू स्टिल बी इन द यूनिट? आप कहाँ जाओगे फिर? आपके पास कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन हो तो फिर आप चले जाओ, ऊपर से मेरे ट्रीटमेंट चल रहे हैं, तो आप कहाँ जाइएगा? आपके पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा हुआ है, और आपको कहा जा रहा है कि आपको सारी चीजें करनी है, नेवी आपको बैठ कर नहीं खिलाएगी। यहाँ पे तो कोई चीज ऐसी नहीं कि मैंने कभी किसी चीज के लिए मना किया हो, मैंने तो कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, बट फिर भी हमेशा नीचा दिखाने वाली चीजें होती थी, हमेशा टॉन्ट मारे जाते थे, बहरा, लंगड़ा, बहुत सारी चीज़ें कही जाती थी, क्योंकि मैं चल नहीं पाता था कई सालों तक ठीक से, हमेशा हाथ ऐसे लटका रहता था, इस हाथ में कुछ बचा ही नहीं था, 4 रिब्स टूटे थे, कान से सुन नहीं सकता था, तो बहरा हमेशा लोग कहते थे। तो वो सब चीज़ें झेली हैं, लंगड़ा घोड़ा। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है, क्योंकि जैसे एज ए सिविलियन हमें लगता है कि वाओ, ये जो नेवी या नेवी के जो सैनिक होंगे उनमें कितनी कैमराडरी होगी, कितनी टीम वर्क के साथ, क्योंकि आपको काम करना पड़ता है। तो ये तो दिस इज़ वेरी आई ओपनिंग फॉर मी एंड वेरी अनफॉर्चुनेट टू हियर। सर, आपने पहले थोड़ा मेंशन किया था कि क्योंकि मार्कोस को ग्लोरी नहीं मिली और एनएसजी को ग्लोरी मिल गई। पहले तो फॉर ऑल आवर लिसनर्स, मार्कोस क्या है, एनएसजी क्या है, और दोनों में डिफरेंस क्या है? मार्कोस एक स्पेशल फोर्स है भारत की जो 3 डायमेंशनल काम करती है। अच्छा। तो मार्कोस इज द ओनली फोर्स जो 3 डायमेंशनल है, पैरा भी 3 डायमेंशनल नहीं है। एनएसजी एक कमांडो फोर्स है जो कि एंटी टेररिस्ट और एंटी हाईजैकिंग में काम करती है। मार्कोस एक स्पेशल फोर्स है जो कि हर तरह के ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करती है। तो मार्कोस आर मोर स्किल्ड देन एनएसजी। ओके। मार्कोस आर मोर स्किल्ड देन पैरा। ओके। मार्कोस आर मोर स्किल्ड देन आपके एयरफोर्स के जो गरुड्स हैं। तो मार्कोस को इसीलिए स्पेशली उस दिन वहाँ पर बुलाया गया था क्योंकि वो ज़्यादा स्किल्ड थे, उनके पास ज़्यादा स्किल थी। अच्छा। तो इसलिए हमको वो टास्क दिया गया, नहीं तो पास में तो आर्मी भी थी। आर्मी के घातक कमांडोज भी हर यूनिट में होते हैं, वो भी थे, लेकिन उनको टास्क नहीं दिया गया। टास्क दिया गया मार्कोस को। अच्छा। और चारों मर जाते तो और भी अच्छी बात थी। जब हम ताज के अंदर एंटर किए, सामने लॉबी है पूरी की पूरी, तो वहां पर पूरा का पूरा ब्लड शेड था, पूरा का पूरा ब्लड शेड।
पूरा का पूरा फैला हुआ था। तो जाके ना इतना गुस्सा आता है कि देख कर ना आपको कि कोई इतना इनह्यूमन कैसे हो सकता है। मुंबई पुलिस थी, वो कवर लेकर थी, तो हम जाकर पहुंचे। फिर हमको वहाँ से नई टीम हमने अपनी बनाई। फिर हम सेकंड फ्लोर तक गए, फर्स्ट फ्लोर को क्लियर किया। सेकंड फ्लोर पर जब हम पहुंचे तो मैंने देखा एक एलवे है, और एलवे के उस साइड में एक दरवाजा है, आधा कांच का आधा लकड़ी का है। तो दिख रहे थे उधर से कुछ साउथ अफ्रीकन मुझे दिखाई दिए आते हुए। तो मैंने दरवाजे को नॉक किया और आई कार्ड मैंने शो किया कि हम यहाँ पर आपको रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कोशिश की दरवाजे को खोलने की, दरवाजा नहीं खोल पाए। अच्छा। तो हमारी टीम कमांडर ने कहा कि दे आर सेफ, पीछे एक और दरवाजा है उसको और देख लेते हैं, पीछे एक हॉल है शायद, उसको देख लेते हैं। तो जब हम पीछे हटे और देखा तो हम 4 ही लोग थे। ओके। तो टीम कमांडर ने कहा मैं और 4 लेकर आता हूँ और तब तक वेट करो। तो मैं वही दरवाजे पे खड़ा रहा। तो जब 4 लोग आ गए तो उन्होंने मुझे कंधे पर आकर टैप किया ओके कि एंटर करो। हाँ। तो उसके बाद मैंने उस रूम के अंदर एंट्री की। पूरा का पूरा अंधेरा था उस रूम के अंदर। जहाँ तक रोशनी जा रही थी वहाँ तक तो सब कुछ दिखाई दे रहा था, उसके बाद सब कुछ अंधेरा था। तो लेफ्ट साइड में मेरे दीवार थी, उसको पकड़ पकड़ कर मैं आगे चलने लगा। तो पीछे हमारे सिक्योरिटी मैनेजर था ताज का। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा कि इसके स्विच किधर हैं, तो उसने कहा कि सर आगे ही होंगे। तो मैं आगे चलता रहा। तो जैसे ही मैं 10 कदम करीब करीब आगे रखे हैं तो मुझे 2 AK-47 की सेफ्टी कैच की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं कंफर्म हो गया कि 2 टेररिस्ट यहाँ पर हैं। तो मैंने वहीं पर सीज हो गया, मैं उसी जगह पर। हाँ। और मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई मूवमेंट हो। हाँ हाँ, क्योंकि दिख नहीं रहा है, बिल्कुल अंधेरा, मैं सैचुरेट ही नहीं हो पा रहा हूँ इतनी जल्दी। तब तक मैं बैठा हूँ उस जगह पर, सीज अपने आप को सीज किया हुआ है, देख रहा हूँ कि कुछ दिखाई दे, कुछ हो। तब तक उधर से फ्लैश मुझे दिखाई दिया, तो मैं समझ गया कि गोली चल चुकी है। तो मेरे जो उंगली थी वो ट्रिगर पे थी, तो मैंने भी ट्रिगर प्रेस कर दिया। अच्छा। तो 3 या 4 गोली शायद मेरे से चली, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। उसके बाद जब कान के पास से और गर्दन से पूरा ब्लड, गरम गरम ब्लड जाने लगा, तब मेरी आँख खुली। ओके। मैं कॉन्शियस में आया, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने अपने बड्डी को ढूंढा, तो बड्डी था ही नहीं वहाँ पर। आप अकेले थे? मैं अकेला हूँ रूम में अभी। फिर मैंने अपने आप को संभाला, और जो पेन हो रहा था उसको मैंने कारपेट में पूरी उंगलियां गाड़ दी। उस पेन को मैंने ट्रांसफर करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने कोई भी साउंड किया तो उनको पता चल जाएगा कि मैं इंजर्ड हो चुका हूँ। फिर मैंने अपने वेपन को संभाला और मैंने देखना शुरू किया कि कहीं पर कोई स्पेस है जहाँ पर मैं कवर ले सकूँ। तो मुझे वहाँ पर दीवार और सोफे के बीच में एक छोटी सी जगह दिखाई दी। फिर मैं लेटा लेटा सरक के उस जगह पर गया, कवर ली, और फिर मैंने अपनी चोट को देखा। तो पूरा मांस का लोथड़ा यहाँ पर लटका हुआ था, पूरा कान गायब था। भगवान को थैंक यू कहा कि जीवन बचा लिया। हेडशॉट था, अगर 1 mm भी गोली इधर होती तो आंख के आर पार हो चुकी होती। और सर, यू आर ट्रूली गॉड्स चाइल्ड, दैट्स ऑल आई कैन से। पर सर, जैसे मार्कोस को ये बहुत एक्सट्रीम ऑपरेशंस अंडर वाटर करने होते हैं, तो ये ट्रेनिंग कैसे दी जाती है? व्हाट डज द ट्रेनिंग लुक लाइक? इनिशियली आपको पहले गोताखोर बनना होता है। अच्छा। क्योंकि आपका सारा कनेक्शन वाटर से है, वहीं से सारी चीज़ें हैं। तो गोताखोरी में भी 3 तरह के सेट होते हैं, ओपन सर्किट, सेमी क्लोज और क्लोज। तो हम सारे ही तरह के सेट में हम लोग एक्सपर्ट हैं। प्लस मैं 75 मीटर डीप सी डाइवर हूँ, तो 75 मीटर तक मुझे जाने में कोई तकलीफ नहीं है, मैं आराम से जा सकता हूँ। तो सारी की सारी ट्रेनिंग अलग अलग जगह पर आपको दी जाती है। उसके लिए सबसे पहले आपको मेडिकल टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। और मेडिकल टेस्ट ही सबसे बड़ा टेस्ट है यहाँ पर। फिजिकल वो नॉर्मल कोई भी कर लेगा, फिजिकल है, पुशअप्स है, सिटअप्स है, रनिंग है, स्विमिंग है, नॉर्मल कर लेगा। लेकिन जो मेडिकल है, मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेडिकल में सबसे ज़्यादा लोग आउट हो जाते हैं वहाँ पर। मेडिकल आपके हर एक बोन को टेस्ट किया जाएगा, हर जॉइंट्स का एक्सरे उनको चाहिए, सारे आपके पूरे के पूरे ब्लड टेस्ट होंगे। मतलब एक पूरा का पूरा स्कैन कर दिया जाएगा, तब जाकर आपको पानी में उतारा जाएगा, उससे पहले नहीं। क्योंकि आप अब हायर रिस्क
के जॉब के लिए जा रहे हो। हाँ। क्योंकि पानी क्या है, अननेचुरल आप जा रहे हो पानी में, क्योंकि आप पानी के नीचे काम करने वाले व्यक्ति नहीं हो। हाँ। तो आपको जो काम है वो नेचर के खिलाफ है। तो उसमें आपका पूरा का पूरा मेडिकल टेस्ट बनता है। अगर थोड़ा सा भी लगेगा कि उनको कि मेडिकल इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको वहीं से आउट कर देंगे। प्लस आपके ईयर ड्रम्स वगैरह, आपकी क्षमता लंग्स की वो एक अव्वल नंबर की होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, नहीं तो फिर आप उस प्रेशर को झेल नहीं पाओगे, आपकी बॉडी उस प्रेशर को नहीं झेल पाएगी। अगर मैं 75 मीटर की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि मेरी बॉडी के ऊपर 8-8.5 बार का प्रेशर मेरी बॉडी झेलने के लिए तैयार है, लायक है। तो जैसे हम कभी कभी सुनते हैं ना, एज सिविलियंस हेल वीक होता है नए रिक्रूट्स के लिए, तो जब आप मार्कोस में थे ऐसा कुछ था कि बहुत ही इंटेंस कोई ट्रेनिंग थी? इसमें मेन जो ट्रेनिंग पार्ट है, एक हेल वीक भी है, उसमें एक पार्ट है। हेल वीक में आपको 80 आवर्स तक स्लीपिंग डिप्राइव्ड है, पूरा का पूरा 80 आवर्स तक आपका स्लीप डिप्राइव्ड है। तो 80 आवर्स तक आपको सोने नहीं देंगे, और उससे पहले आपको मुश्किल से 2 घंटे सोने देंगे। अच्छा, पूरे दिन इनका ट्रेनिंग का पार्ट है वो मार्कोस का, कि अगर आप कहीं पर फंस गए, पाकिस्तान में फंस गए या किसी अदर कंट्रीज में आप फंस गए, तो आपके पास में कितना टाइम रहेगा, तो आप वहाँ से किस तरह से निकल सकते हो, आप किस तरह से वहाँ से अपने आप को और अपने साथियों को लेकर निकल सकते हो उस देश से, कैसे एस्केप कर सकते हो। तो ये इसलिए आपको स्लीप डिप्राइव्ड का आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें जो भी फेल होता है उसको वहाँ से आउट कर देते हैं। 80 आवर्स तक मतलब समझिए कि आपको बुरी तरह से रगड़ा जाता है, आपको सोने नहीं दिया जाता, नॉर्मल नहीं है सिचुएशन। और डाइट भी आपकी बहुत कट कर दी जाएगी, उतना जितना आप सिर्फ उतनी एनर्जी जनरेट कर पाओ। तो क्या देते हैं खाने के? बहुत हल्का, बहुत ही लाइट वेट, याद ही नहीं रहेगा जी आपको क्या खा रहे हो। पहले दिन का याद रहेगा, जैसे आपको दाल और चावल दे रहे हैं तो बहुत थोड़ा सा दे देंगे आपको, ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी करवाई जाएंगे जिनमें आपको वोमिट हो सकता है। पानी अंडर वाटर बहुत सारी एक्सरसाइज करवाई जाएंगी। पानी में आपको बहुत ज़्यादा इंगेज रखा जाएगा, क्योंकि जैसे ही रात शुरू होगी तो आपको पानी में उतार देंगे, करते रहो लंबी स्विमिंग आप। अब आप पानी में स्विम कर रहे हो, वो भी अगेंस्ट द वाटर, अगेंस्ट द करंट आप जा रहे हो, तो आपकी तो वैसे ही बैंड बज जाएगी, प्लस आपको बैटल वेट आपके साथ में बांध दिया जाएगा, तो आपको वो भी खींचना है। हम लोग सी में अपना सारा बैटल वेट लेकर सब ऐसे जाते हैं हम लोग, पूरा का पूरा, लेकिन वो सब वाटर प्रूफ होता है, उसको खींचना पड़ता है हमको खुद को। पैरों में हमारे, आपने देखा हो गोताखोरों के, वो हमारे फिन्स होते हैं। हाँ, फिन्स हमको दे दी जाएंगी, सारा कुछ दे दिया जाएगा, आपका बैटल वेट दे दिया जाएगा, करो अब जाओ। आपको दे दिया 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का टारगेट, वो भी अगेंस्ट द करंट आप जा रहे हो, आप पहुंच पाओगे? अब बजाते रहिए आप पैरों को, कितना करेंगे। तो क्या परसेंटेज सिलेक्शन होता है? सिलेक्शन परसेंटेज बहुत है, हम लोग 120 लोगों ने शुरू किया था। अच्छा। और 13 ही हम लोग पास आउट होते लास्ट में। हाँ। और मार्कोस का पास आउट बड़ा स्पेशल है। हाँ, because it's an elite force. एलीट फोर्स के अलावा जब आप देखोगे बाकी सबका नॉर्मल पास आउट होता है इस देश के अंदर। अच्छा। वर्ल्ड वाइड नॉर्मल पास आउट है सबका। हाँ। आखिरी कदम वाला है या फिर अलग अलग है, कोई गिलास खा के पास आउट होता है, कोई दारू पीकर पास आउट होता है, सबका अलग अलग है। लेकिन मार्कोस में क्या होता है, आपको अपना अंगूठा काटकर शपथ लेनी होती है। अंगूठा काटकर? अंगूठा काटकर अपना खून आपको चढ़ाना पड़ता है। औथ लेते हो तो आपको खून बहाना पड़ता है खुद का, तभी आप दुश्मन का खून बहा पाओगे। तो जब आप औथ लेते हो तो आप अपना लेफ्ट हैंड का अंगूठा आप काटते हो, जैसे प्राचीन इंडिया में होता था। तो ये जो कल्चर डेवलप है मार्कोस का, ये मार्कोस को बहुत स्पेशल बनाता है। आप अंगूठा काट के आप खुद ही नाइफ तैयार करते हो अपने लिए। ओह, ऐसा नहीं कोई और तैयार कर रहा है। नाइफ ये है, आपको दे दिया जाएगा, शार्प कर लो, सब कुछ कर लो, और आपको ही आपका अंगूठा खुद ही काटना है। तो आपके अंदर उतनी विल पावर होनी चाहिए कि आप अपना खुद का अंगूठा काट सको, आप अपना खुद का खून देख सको, तब जाकर आप उस एलीट फोर्स का हिस्सा बन सकते हो। उससे पहले नहीं बन सकते। तो आप लगाइए कि जब आप 80 आवर्स तक आपको
वुडन लॉक के साथ में आपको भगाया जाएगा, आपको वाटर जो बोट होती है उनके साथ आपको भगाया जाएगा, वाटर में आपको पूरा रात भर आपसे स्विमिंग करवाई जाएगी, रात भर आपको चलाया जाएगा, पूरे दिन आपसे एक्सरसाइज करवाई जाएंगी और लास्ट में आपसे सारे के सारे टेस्ट लिए जाएंगे आपकी बॉडी से। तो बॉडी को यही पता नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हो। 24 आवर्स तक तो ये पता रहता कि हाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। उसके बाद बॉडी जो है सुन्न हो जाती है, पूरी सेमी कॉन्शियस, वो सोचना ही बंद कर देती है। जो ऑर्डर मिलता रहता है उसको काम करती रहती है। तो ये सिखाया जाता है कि अगर आपने अपने ब्रेन को एक बार ऑर्डर दे दिया तो वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके पड़ा रहता है और वो चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में फंसते हो जहां से आपको एस्केप करना पड़े तो आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। तो ऑटोमेटिकली जो आपने मैप एक बार डिजाइन किया, कहीं पर मैप देखा और मैप बनाया अपने लिए, अगर वो मैप भी आपके हाथ से चला जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन आप अपने देश की बाउंड्री तक आराम से पहुंच सकते हो। आपको पता रहेगा कि क्या किस दर से कैसे जाना है, और प्लस आपको इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है, आपको पता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना, तो आप आराम से उस जगह से निकल कर जा सकते हो। तो जो हमारे फाइटर पायलट थे अभिनंदन जी, हाँ जी, जो पीओके में फंस गए थे क्योंकि उनका फाइटर जेट क्रैश हो गया था। अगर वहां पर कोई मार्कोस होता तो वो वहां से निकल जाता आराम से। अच्छा, उसको पता होता रास्ता किधर से कैसे जाना है। अच्छा। आराम से निकल जाता। अच्छा, तो ये मार्कोस की क्वालिटी है, स्पेशल फोर्सेस की क्वालिटी है कि वो कैसे कब कौन सा एक्शन लेगा, कैसे निकलेगा, उसको पता है। वो हाथ ही नहीं आता किसी के, क्योंकि उसको कंटिन्यू सारी चीज़ों की जानकारी चीज़ों का ब्रेन में उसकी मैपिंग हो चुकी होती है। वो कभी गिव अप नहीं करेगा। अगर उसके पिस्टल उसके हाथ में है तो वो कभी हाथ नहीं आएगा, या तो खुद को गोली मार लेगा या फिर सामने वाले को गोली मारेगा। वो पिस्टल को फेंकेगा नहीं, अपने वेपन को नहीं फेंकेगा। वेपन मत समझ लीजिए, वेपन कभी भी अगर मेरे हाथ में है तो वेपन मेरे हाथ से छूटेगा नहीं, वेपन नहीं छोड़ूंगा, एक लास्ट बुलेट तक मैं वेट करूंगा। ये आपने प्रूव किया 26/11 में। अगर लास्ट बुलेट भी है मेरे पास में तो लास्ट बुलेट तक मैं वेट करूंगा, और जब मुझसे कुछ नहीं होगा तो मैं खुद फिर अपने आप को गोली मारूंगा, ना कि मैं प्रिजनर ऑफ वॉर बनूंगा। मैं नहीं बनूंगा। तो दे टीच यू टू सर्वाइव इन द एक्सट्रीमेस्ट कंडीशंस। अगर आपको खुद की जान भी लेनी पड़े तो आपको उसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश की नाक कटती है उस जगह पर जाकर। आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि आपके नाम के आगे हमेशा प्रिजन ऑफ वॉर हमेशा जुड़ जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं वो चीज़ बनूं ही ना। मेरी डेड बॉडी कोई कंट्री देती है तो दे, नहीं देती है तो ना दे। लेकिन मैं इस तरह से चीज़ों को नहीं जाने दूंगा, क्योंकि आप देख सकते हो आज भी पाकिस्तान में उनकी ड्रेस टंगी हुई है। हाँ, हमने उनको उनकी वापसी की, सब कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं तो चीजें हैं जो एक स्पेशल फोर्सेस को एक पायलट से अलग करती। एक माइंडसेट अलग है, बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट है हमारा, एंड इसलिए वो टॉप मोस्ट सोल्जर्स भी बन सकते हैं। मार्कोस का यूनिट। सर, आपको जैसे आपने बताया, यू ऑलमोस्ट लॉस्ट योर लाइफ इन द सर्विस ऑफ द नेशन, एंड उसके बाद आपको इतना अकेलापन और डिसरिस्पेक्ट महसूस करवाई गई, तो कभी गुस्सा आया, स्पेशली टेररिस्ट्स के ऊपर? नहीं, टेररिस्ट को तो मैं आराम से टैकल कर सकता हूँ। मुझे उन पे कभी गुस्सा नहीं आया? उनके ऊपर गुस्सा नहीं, उन्होंने मेरे को मेरी ये फिजिकल कंडीशन कर दी? नहीं, वो तो उसी के लिए डिजाइन किए गए हैं, उसी के लिए तैयार किए गए हैं। तो आपको लगता है वो उनकी ट्रेनिंग है, उनका पार्ट है, वो अपना कर रहे हैं। लेकिन मुझे उनके ऊपर ज़्यादा उस लेवल का गुस्सा नहीं है, कि मुझे पता है कि वो या तो मेरी गोली से मरेंगे या फिर किसी और की गोली से मरेंगे। उनका मरना तय है। अच्छा। दुख तब होता है जब आपके लोग ही आपके साथ में चीट करते हैं, आपको ही धोखा देते हैं, आपको डिसरेस्पेक्ट करते हैं, तो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ। फिर आपको कहा जाता है कि आपके लिए ब्लैक एंड वाइट में कुछ नहीं है। इवन मेरी जो सैलरी थी, मेरी डिप मनी थी, वो भी बंद हो गई थी, क्योंकि मेरे गोली लगी, मेरा लंग्स फट गया। अब मैं गोताखोरी नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे 10 से 11 हज़ार का नुकसान मेरा तभी शुरू हो चुका था। आपको लगता है जो आपके जैसे सोल्जर्स हैं जिनकी वॉर में इंजरी होती है और फिर एक्टिव ड्यूटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो क्या इनफ सपोर्ट है मिलिट्री फोर्सेस या गवर्नमेंट की तरफ से?
बाकी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे आज तक इस तरह की कोई चीज़ दिखाई नहीं दी। अच्छा। बाकी का मुझे पता नहीं, मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ। तो कोई गवर्नमेंट सपोर्ट इस तरह का कुछ है नहीं, 0 सन्नाटा। डिफेंस फोर्सेस से भी कोई इस तरह की कोई उम्मीद करना ही मैं कहूँगा कि बेवकूफ़ी है, कि उनसे आप आशा करो कि आपके लिए कुछ करेंगे। कुछ पॉलिसी है ही नहीं ना। बात में ब्लैक एंड वाइट की कर रहा हूँ। ब्लैक एंड वाइट आपको कुछ अलाउ ही नहीं करता। ब्लैक एंड वाइट में आपके लिए कुछ है ही नहीं। ना देश में ब्लैक एंड वाइट में आपके लिए कुछ है, ना सेना के पास ब्लैक एंड वाइट में आपके लिए कुछ है। तो कर ही नहीं सकते कुछ। जब तक कि चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में नहीं लाया जाएगा, तब तक आप बेकार हो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो उनके पास खुद नहीं है कुछ भी। हाँ। तो खुद, मैं कहूँ खुद ही बेकार, खुद ही असमंजस की स्थिति में है। तो सिस्टेमिक फेलियर, सिस्टमेटिक फेलियर है पूरा का पूरा, क्योंकि इस तरह से कभी सोचा ही नहीं गया। हाँ। कि अगर हमारे लोग इंजर्ड हो जाए, उनके लिए हम कुछ करें। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से इंजर्ड हो जाए तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें है ही नहीं। ब्लैक एंड वाइट में उनकी सपोर्ट के लिए कुछ है ही नहीं। न सरकार के पास है, न सेना के पास में कुछ है। ब्लैक एंड वाइट में कुछ नहीं है। किस तरह से सपोर्ट करें, वो भी गायब है। तो वी किस तरह से उसको कंपनसेट करें, वो भी गायब है ही नहीं। अगर किसी कोई डिसेबल हो गया तो उसको कैसे कंपनसेट करें, वो भी नहीं है। प्लस हम बात करें बैटल कैजुअलिटी की, तो डिफरेंस है एक नॉर्मल सोल्जर की पेंशन बैटल कैजुअलिटी की, अच्छा, और एक अधिकारी की बैटल कैजुअलिटी की पेंशन में जमीन आसमान का अंतर है। क्या होता है डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि सिंपल, मैं अपनी ही बात करता हूँ। कि मेरी बैटल कैजुअलिटी पेंशन 10,000 प्लस है। अच्छा। तो बैटल कैजुअलिटी पेंशन जो कि मेरा लॉस हुआ है, एक अधिकारी की 50,000 से ज्यादा होगी। तो एक ही गोली, या तो अगर मुझे गोली लगी तो मुझे मिलेंगे 10 से 12,000। हाँ। अगर वो गोली अधिकारी को लगी, उसको मिलेंगे 55 से 60,000। विच इज रॉन्ग। ह्यूमन लाइफ पे हम कॉस्ट अलग लगा, कॉस्ट अलग अलग है ना, यहाँ पर सब कुछ अलग है। तो आप देखते हो जब इन सब चीजों को, तो दुख होता है कि गोली तो वही मुझे लगी, उसी गन से आई है। एक ही गन से गोली निकली, एक गोली मुझे लगी और एक गोली अधिकारी को लगी। तो जब आपको कंपनसेट किया जाए डिसेबल के आधार पर, तो डिसेबिलिटी सेम, एक अधिकारी की डिसेबिलिटी बराबर है और मेरी भी डिसेबिलिटी बराबर है। मेरी पेंशन कम है और एक अधिकारी की पेंशन मेरे से कई गुना ज्यादा है। दैट इज रॉन्ग। दैट इज टोटली रॉन्ग। या तो ये मैंने बोला ना, ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ है ही नहीं, तो आप कर क्या सकते हो। तो ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ अपने लिए किया, हमारे लिए कभी किसी ने सोचा ही नहीं। तो 2% आर एंजॉयिंग द ब्रेड एंड बटर एंड ईच एंड एवरीथिंग। यस, दैट इज रॉन्ग। 2% लोग, हाँ, 2% लोग हैं जो पूरा का पूरा इसको मैं कहूँ मिल्किंग कर रहे हैं, और 98% को कुछ नहीं मिल रहा है। यस सर, पर एक पॉजिटिव बात करते हैं। ऑफ कोर्स यू आर इंडियाज सेलिब्रेटेड वॉर हीरो, एंड आपकी वजह से 150 इनोसेंट लाइव्स बची थी, एंड यू वर अवॉर्डेड द शौर्य चक्र। तो कैसा लगा व्हेन यू वर एक्चुअली गिवन दैट अवार्ड? बहुत अमेजिंग फीलिंग थी। बहुत अच्छा लगा जब राष्ट्रपति आपको शौर्य चक्र देते हैं। बट ये एक अवार्ड है। हाँ, एक अवार्ड है। अवार्ड किसी को भी कुछ भी दिया जा सकता है। मैं अर्न पे बिलीव करता हूँ। जब मैं आयरन मैन मैंने फिनिश किया, हाँ, और जब वो मेडल मुझे पहनाया गया, तो मेरी आंखों से आंसू थे, क्योंकि वो मैंने कमाया था। हाँ, ये अवार्ड था। अवार्ड एंड अर्न में मुझे उस दिन अंतर पता चला कि जो चीज़ खुद के हाथों से कमाई हो, खुद की मेहनत से कमाई हो, उसके ऊपर आपका हक कई गुना ज़्यादा होता है। अच्छा है कि शौर्य चक्र है, लेकिन मैं उससे ऊपर आयरन मैन को रखता हूँ, क्योंकि उसको कमाया जाता है। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, आयरन मैन इज़ वन ऑफ द टफेस्ट मैराथन्स टू रन। एंड सर, ये मैं पूछना चाहती हूँ, एक टाइम था जो मल्टीपल सर्जरीज के बाद आप ठीक से चल भी नहीं सकते थे, एंड उसके बाद यू आर नाउ इंडियाज़ फर्स्ट डिफरेंटली एबल्ड आयरन मैन मैराथन रनर। तो आपने मतलब ये हम सबके लिए सीख है कि वो फिजिकल रेजिलियंस और मोटिवेशन कहाँ से आई? एक लंबी यात्रा थी, बहुत लंबी यात्रा करके आया हूँ। 2012 से शुरू की और 2018 में मैंने जाके आयरन मैन किया। अच्छा। तो आप लगा सकते हो कि कितनी हैवी ट्रेनिंग मैंने अपने आप को दी होगी। हाँ। और देश का मैं पहला डिफेंस पर्सनल हूँ
जिसने आयरन मैन का टाइटल अर्न किया। और अभी तक मैं कहूँ पूरे देश में मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ, ऐसा सोल्जर हूँ जिसने 4 बार आयरन मैन फिनिश किया। वाओ, अकेला सैनिक हूं मैं, वो भी गन शॉट के बाद में, वो भी एक लंग्स से। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ, इफ आई कैन बेटर यू कैन। हाँ, और अपने आप को टाइम दें, अपने आप को ट्रेन करें। सिचुएशंस के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप सबसे दूसरों पे भरोसा करने से पहले आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आप ये कर पाओगे कि नहीं। जहाँ पर आपको खुद के ऊपर संशय होने लगे, खुद की हिम्मत के ऊपर संशय होने लगे, तो समझ लीजिए कि फिर आप उस लेवल तक पहुँच ही नहीं सकते। तो जब आप अपने साथ काम करना शुरू करो तो बाकी सब चीज़ें भूल जाओ, सिर्फ एक ही चीज़ याद रखो, आई कैन। आई लव दैट। सर, जो अभी हुआ यंग फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ के साथ, अब जो रंग दे बसंती मूवी आई थी आमिर खान जी की, बहुत पॉपुलर हुई थी, वो मिग पे था। तो ये हर फ्यू इयर्स ये ट्रेजेडीज होती रह रही हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? तो मैं कहूँगा कि एयरफोर्स को टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। दूसरा है, हमारे पास में फाइटर्स की एक लंबी लिस्ट होनी चाहिए, नए फाइटर्स हमारे पास में होना चाहिए। एक एयरक्राफ्ट 30 साल से ज़्यादा हमको नहीं रखना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 30 साल। 30 साल से ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। आज आप लगाइए 70s का है, 30 और 25 कितने? 30 और हाँ, 70s की टेक्नोलॉजी है, 55 ईयर के फाइटर्स को आप उड़ा रहे हो, एक का पार्ट्स निकाल कर दूसरे में डालकर चला रहे हो, which is like risking the lives of our बिल्कुल officers। सबकी लाइफ है, वो कहाँ गिर जाए कुछ नहीं पता। कितने लोग उसमें नीचे आके मर जाएं, किस गांव में जाकर गिरे, किस बिल्डिंग में जाकर गिरे, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगा, ये देखिए ना आप एक की ही नहीं, कई लोगों की जान को दांव पर लगा रहे हैं। प्लस हमारे पास में रिसर्च होनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए कि 30 साल से ऊपर कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाइंग नहीं करना चाहिए, उसको साइड में कर दो। दूसरा है कि नई टेक्नोलॉजी के ऊपर हमको काम करना चाहिए। अभी तेजस है, तेजस इंजन ही नहीं है हमारे पास। आज तक हमारी इतनी सो कॉल्ड IITs ने एक इंजन नहीं बनाया है। इंजन हमको अमेरिका से खरीदना पड़ता है। जहाज के इंजन, नॉर्मल जो पानी के जहाज हैं, उनके इंजन हमको यूक्रेन से खरीदने पड़ते हैं। फाइटर के इंजन हमको कहाँ से खरीदने पड़ रहे हैं? अमेरिका से खरीदने पड़ते। तो हमने बनाया क्या है? सारे के सारे वेपनरी हमको बाहर से खरीद कर लानी पड़ रही है। तो हमने बनाया क्या है? हमने तो कुछ बनाया ही नहीं। फिर तो हमको इंडिजीनियस अपने इक्विपमेंट बनाने हैं, इंडिजीनियस हमको फाइटर जेट बनाने हैं। 6th जनरेशन 7th जनरेशन लगा दो पूरी IITs को, झोंक दो। और मैं कहता हूँ ब्रेन ड्रेन मत होने दीजिए इस देश का। लोग आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं यूरोप से, अमेरिका से, आपकी सारी IITs के ब्रेन को ड्रेन करके ले जाती हैं अपने काम के लिए। मैं कहूँगा कि कम से कम ऐसे जो ब्रेन है उनको 10 साल के लिए यहीं पर काम करने के लिए आपको रोकना होगा। जो डॉक्टर्स हैं उनको यहीं पर काम करने के लिए आपको रोकना होगा। उनको आपको सारी फैसिलिटी यहीं पर देनी होगी कि नहीं, तुम देश के लिए काम करो, तुम्हें जो पैसा चाहिए हम देंगे। इतने बड़े बड़े घोटाले जो हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आज देख लो कहां पर नहीं हो रहा है सब कुछ। क्या नहीं हो रहा? क्या हम उन इंजीनियर्स को पे नहीं कर सकते उतना? क्या रिसर्च टीम नहीं बिठा सकते? क्या हमारे यहाँ पर शिनॉक नहीं बन सकता? क्या हमारे यहाँ पे अपाचे नहीं बन सकता? क्या हमारे यहाँ पे बोइंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर आके मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती? नहीं कर सकते तो खुद का बनाओ ना भाई। हम आज देश के अंदर एक भी एयरक्राफ्ट इंडियन मेड है क्या? नहीं। जिसमें आप बैठकर इधर से उधर ट्रेवल करते हो, नॉर्मल पैसेंजर वाला, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, कोई भी, कहाँ के बने हुए? सब अमेरिकन है। इंडिया में बना क्या कोई? तो बनाओ ना भाई। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, इतनी ह्यूमन पावर आपके पास में है, मैन पावर आपके पास में है, तो बनाओ। सस्ता बनेगा, लगाओ कंपनी, रिसर्च टीम बिठाओ, झोंक दो। क्या रखा है चांद पर जाके, क्या रखा है मार्स पर जाके? यहां पर काम करो ना भाई। आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले रहे हो, चांद पर जा रहे हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मार्स पर जा रहे हो, अपना देश तुमसे संभाले नहीं जा रहा। एक गन हमसे बन नहीं रही।
एक टैंक ठीक से बन नहीं सोचने की रहा, बात है। एक गाड़ी हमसे बुलेट प्रूफ बन नहीं रही, एक इंजन हमसे बन नहीं रहा, एक सबमरीन हमसे बन नहीं रही। न्यूक्लियर ड्राइव है अमेरिका के पास में, डजन से ये ऊपर, गौर करने की बात है सर। डजन से ऊपर एयरक्राफ्ट करियर हैं, वो भी न्यूक्लियर ड्राइव। और हम अभी किससे चल रहे हैं? इंजन किससे चल रहा हमारा? डीजल से चल रहा है। अमेरिका कहाँ से, चाइना कहाँ से कहाँ पहुंच गया। द संगम प्रोजेक्ट पे मैं हमेशा हर गेस्ट से एक बिग क्वेश्चन, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछती हूँ, क्योंकि आपकी जर्नी जो आपके साथ हुआ है इज़ ऑफ कोर्स अ मिरेकल। आपका ऑलमोस्ट एक रीबर्थ हुआ। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आफ्टर ऑल दैट यू हैव गॉन थ्रू, आपको क्या लगता है, वाई आर वी हियर? व्हाट इज़ द ट्रू पर्पस ऑफ आवर ह्यूमन एग्जिस्टेंस? मैं कहूँगा कि ह्यूमन लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए ही हम लोग यहाँ पर हैं। ह्यूमंस को और ह्यूमन बनाने के लिए हम हैं, और जो इनह्यूमन है उनको एलिमिनेट करने के लिए हम हैं। ह्यूमैनिटी सिखाने के लिए हम लोग हैं, एम्पैथी लाने के लिए हम लोग हैं, प्रेम फैलाने के लिए हम लोग हैं। दुश्मनी, ईर्ष्या, घृणा तो सभी कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो मुझे रीबर्थ मिला वो यही है कि मैं और देश की सेवा कैसे कर सकता हूँ, कैसे प्रचार प्रसार प्रेम से चीज़ों को आगे बढ़ा सकता हूँ, कैसे लोगों को अपलिफ्ट करने का मैं काम कर सकता हूँ, जन सेवा मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इसी बारे में काम करता हूँ। और मुझे लगता है कि शायद ईश्वर ने इसीलिए ये दोबारा मुझे जीवन दिया, कि एक बार तो ख़त्म ही था, ये दूसरा जीवन है, तो दोबारा जीवन इसीलिए दिया कि इसमें मैं जन सेवा कर सकूं, लोक सेवा कर सकूं, मैं किसी के काम आ सकूं, किसी के साथ खड़ा हो सकूं, किसी की आवाज़ बन सकूं। जो बोल नहीं सकते मैं उनकी आवाज़ बनूं। मैं यही सोचता हूं कि और कैसे मैं किसी के काम आ सकता हूं, कैसे इस मिट्टी के काम आ सकता हूं। मेरा आपको सल्यूट। थैंक यू। From me, my team at the Sangam project, and if I may say, from every Indian, you're truly a brave heart, and it has been my honor to have you at the Sangam project. Thank you, sir. I would like to hear from you in the comments below. आपको क्या लगा? What was the biggest lesson or takeaway from Praveen ji's story for you? Do let us know in the comments below. For more such raw, honest conversations, do subscribe.